डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रसायन विज्ञान क्लास 12 के इस लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे अणसंख्यक गुणधर्म की सेकंड प्रॉपर्टी क्वथनांक का उन्नयन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अणसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, जिसके बारे में बताया था कि यदि हम किसी भी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोलते हैं तो वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है, वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो स्टूडेंट्स, क्वथनांक के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वथनांक मीन्स क्या होता है कि वो ताप, किसी द्रव का वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और हमने इसके बारे में बताया था कि क्वथनांक मीन्स क्या होता है कि जब द्रव का वाष्प दाब बराबर किसके हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के। वायुमंडलीय दाब, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो अब हमें डिस्कस करना है कि यदि किसी भी अवाष्पशील विलेय को किसी शुद्ध विलायक में घोल देंगे तो क्वथनांक में किस प्रकार से परिवर्तन आएगा। मान लिया यहाँ पर एक शुद्ध वाष्पशील विलायक है। ये क्या है? एक शुद्ध वाष्पशील विलायक, जैसे जल ले लिया गया। तो सभी लोग जानते हैं कि सामान्य ताप पर इसकी वाष्प बनेगी, और यदि हम इसे गर्म करना शुरू कर दें, इस द्रव को गर्म करना शुरू करेंगे तो जल जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस का ऐसा ताप आएगा जिस पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, और इस स्थिति में जल जो होगा वो वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस अवस्था में इसका जो ताप है 100 डिग्री सेल्सियस, ये इसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यदि इस शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील विलेय को घोल दें, क्या किया जाए? इस शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील विलेय जो वाष्प नहीं बनाता है, अवाष्पशील विलेय, जैसे ग्लूकोज की कुछ मात्रा को घोल दिया गया। ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, ग्लूकोज, सुक्रोज या यूरिया की कुछ मात्रा को घोल दिया गया। जब हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो स्टूडेंट्स, हम लोग पीछे डिस्कस करके आए हैं, जैसे ही अवाष्पशील विलेय को घोला जाएगा तो अवाष्पशील विलेय के कुछ अणु द्रव की ऊपरी सतह पर आ जाएंगे, जिससे बनने वाली वाष्प की दर घट जाएगी और वाष्प दाब शुद्ध अवस्था की अपेक्षा कम हो जाएगा, जिसको हम इस प्रकार से ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। मान लिया ये जो है एक वायुमंडल दाब है, 1 atm वायुमंडल दाब है। ये जो दाब है ये शुद्ध विलायक का दाब है, शुद्ध विलायक का दाब है PS। ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 होता है, P0 होगा। अब इसको वाष्पित करने के लिए हम इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर इसका वाष्प दाब बढ़ता जाएगा और जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो इसका क्वथनांक कहलाएगा। अब ये मान लिया हो गया TB0, ये इसका क्वथनांक हो गया TB0।
अब हम क्या करेंगे, यदि इसमें एक अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो हमने क्या बताया कि वाष्प के अणु पहले की तुलना में कम मात्रा में बनेंगे, जिससे वाष्प के अणु जब कम होंगे तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब भी कम हो जाएगा, जिससे वाष्प दाब का मान घट जाएगा। अब ये जो लाइन नीचे बनाई गई है, ये जो लाइन है ये दिखाएगी विलयन के वाष्प दाब को, क्योंकि जब हम शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील विलेय घोल देंगे तो ये विलयन बन जाएगा। अब ये विलयन का वाष्प दाब, इसे हम पी नॉट से लिखेंगे, और विलयन का वाष्प दाब पी एस। तो पी एस की वैल्यू जो हो गई ये क्या हो गई, पी नॉट से कम हो गई। अब यदि हम इसको फिर से वाष्पित कराना है तो हमें क्या करना है, और भी ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, पहले की तुलना में अधिक गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वाष्प दाब नीचे हो गया। और एक वायुमंडल दाब के बराबर जब होगा, वाष्प दाब जब वायुमंडल दाब के बराबर होगा तभी द्रव जो होगा उबलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले से ज़्यादा ताप देना पड़ेगा इस द्रव को, पहले से ज़्यादा ताप देना पड़ेगा इस द्रव को वाष्पित कराने के लिए, या कह सकते हैं द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में ले जाने के लिए पहले से ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। अब ये टी एस हो गया, टी एस। ये क्वथनांक किसका क्वथनांक होगा, ये क्वथनांक विलयन का क्वथनांक होगा, जिसमें एक अवाष्पशील विलेय घोल दिया गया। जब अवाष्पशील विलेय घोला गया तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि जैसे ही अवाष्पशील विलेय घोला गया वाष्प दाब घट गया, तो ये लाइन नीचे आ गई, वाष्प दाब ये नीचे आ गया, कम हो गया, जिससे फिर से इसको एक वायुमंडल दाब पर ले जाने के लिए पहले से ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। ये लाइन दिखा रही है कि पहले से ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा अधिक ताप देना पड़ेगा तो इसका जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक बढ़ने की जो घटना हुई इसी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, इस क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है कि जब हम शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील विलेय, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, NaCl है, कोई भी अवाष्पशील विलेय घोलते हैं तो द्रव की ऊपरी सतह पर विलायक की बनने वाली वाष्प की दर घट जाती है, जिससे उस द्रव को वाष्प अवस्था में ले जाने के लिए पहले से ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, पहले से ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उस क्वथनांक में वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसको हम इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं क्या होगी। तो इसी आधार पर हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं क्वथनांक के उन्नयन की। क्वथनांक के उन्नयन परिभाषा देखिए क्या होगी, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के क्वथनांक शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब जब क्वथनांक का उन्नयन होगा तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर शुद्ध विलायक का क्वथनांक Tb था, लेकिन जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया गया तो क्वथनांक क्या हो गया, Ts हो गया, जो कि Tb से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन, जिसे हम डेल्टा Tb भी कहते हैं, इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, Ts मीन्स अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक माइनस
शुद्ध विलायक के क्वथनांक TB इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो दूसरी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवासशील विलय युक्त विलयन के क्वथनांक, आवासशील विलय युक्त विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। ये भी इस फार्मूले के आधार पर परिभाषा होगी। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि क्वथनांक का उन्नयन क्या हुआ कि जब हम अवापशील विलय शुद्ध विलायक में क्या करेंगे, अवापशील विलय को घोल देंगे तो घोलने पर वाष्प दाब घट जाएगा, जिससे उसको वाष्पित कराने के लिए पहले से ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, जिससे उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। उस क्वथनांक में वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसका मान किसके बराबर होगा, अवापशील विलय युक्त विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB कहलाता है, जिसको हम ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए ये ताप में परिवर्तन रेखा दिखाएगी, x अक्ष पर, y अक्ष पर हम लोग दाब में परिवर्तन को देखेंगे। मान लिया ये लाइन 1 atm प्रेशर को दिखा रही है। अब किसी भी शुद्ध विलायक का किसी भी समय ये वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब है और नीचे ये ताप होगा। अब हम क्या करेंगे, इस किसी भी द्रव शुद्ध विलायक या A को वाष्पित कराने के लिए, वाष्प अवस्था में ले जाने के लिए उसका वाष्प दाब 1 वायुमंडल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पहले मान लीजिए ताप था, ताप को और बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब और बढ़ गया, इधर और ताप बढ़ाया और ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। ये बढ़ते बढ़ते आ जाएगा 1 वायुमंडल। इस प्रकार से जब ये 1 वायुमंडल हो जाएगा तो इस स्थिति में द्रव ये उबलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर द्रव क्या होगा, उबलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो ताप होगा, ये जो लाइन होगी, ये लाइन हमें दिखाएगी शुद्ध विलायक के क्वथनांक TB को, जो हमने यहाँ पर दिखाया है। अब हमने शुद्ध विलायक A, ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है ये। अब इस शुद्ध विलायक में क्या करेंगे, शुद्ध विलायक A है, एक अवाष्पशील विलय को मिला दिया। क्या मिला दिया गया, अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाया गया। तो अभी बताया था कि अवाष्पशील जो विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब क्या हो जाता, पहले से कम हो जाता। अब मान लिया ये AB शुद्ध विलायक को दिखा रहा है, AB जो है विलयन को दिखा रहा है। अब इसका वाष्प दाब पहले से क्या हो गया, कम हो गया। जो वाष्प दाब कम हो गया, अब इसको भी हमें वाष्पित कराना है। तो इसको भी जो वाष्पित कराना है तो हमें वाष्पित कराने के लिए शर्त क्या है, इसका जो दाब होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। अब ये लाइन 1 atm है तो यहाँ पर हमें फिर से वाष्प दाब को पहुँचाना है। तो क्या करेंगे, हम वाष्प दाब को 1 वायुमंडल करने के लिए हम फिर से इसको गर्म करना शुरू करेंगे। अब गर्म करेंगे तो इस प्रकार से ताप बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वाष्प दाब फिर से क्या होगा, बढ़ना शुरू हुआ। वाष्प दाब बढ़ता गया और जब ये यहाँ पर आके पहुँचेगा तो ये लाइन क्या दिखाएगी, फिर से इसका वाष्प दाब किसके बराबर होगा, 1 वायुमंडल के बराबर हो गया। अब जब ये 1 वायुमंडल हो जाएगा 1 atm, यहाँ पर जैसे ही 1 atm होगा ये विलयन जो होगा वाष्प अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। और इस स्थिति में जहाँ पर ये वाष्प दाब 1 वायुमंडल हुआ तो यहाँ पर ये ताप जो हुआ, जिस पर वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब 1 atm हो गया, वो ताप यहाँ पर क्या कहलाएगा, TS कहलाएगा। क्या कहलाएगा, TS। अब इनके बीच का जो अंतर हो गया ये अंतर ही डेल्टा TB कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आएगा TB मीन्स क्या होता है, विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो यहाँ पर देखिए विलयन का क्वथनांक, विलयन का जो क्वथनांक होगा वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो गया। लेकिन दोनों ही स्थितियों में दाब, जो वायुमंडल दाब होना चाहिए वाष्पित करने के लिए कितना होना चाहिए, 1 वायुमंडल होगा। तो यहाँ पर ग्राफ समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ये जो लाइन दिखा रहे हैं हम बीच में, ये नीचे वाली, ये है विलयन। कैसा विलयन, जिसमें
एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला गया है। तो ये ग्राफ समझ लें, 1 नंबर में पेपर में बनाने को आ जाता है कि पहले जो है शुद्ध विलायक होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, इसलिए जो है ये जब जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, जैसे नीचे की ताप बढ़ाएंगे ऊपर की वाष्प बढ़ता जाएगा, और जब ये एक वायुमंडल हो जाएगा तो द्रव बनने लगेगा। इस स्थिति में ये जो टेम्परेचर है ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक कहलाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें अवाष्पशील विलेय को घोल दिया जाता है, अवाष्पशील विलेय घोलने पर वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया, तो ये लाइन नीचे आ जाएगी। लेकिन फिर से इसको हमें वाष्पित कराना है, मीन्स हमें दाब होना चाहिए 1 वायुमंडल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें फिर से इसको गर्म करेंगे, लेकिन गर्म करेंगे तो पहले से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि वाष्प दाब पहले से क्या हुआ, कम हो गया। पहले ये वाष्प दाब ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, इसे हम P0 से लिखेंगे, और ये जो वाष्प दाब हो गया ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का वाष्प दाब हो गया, विलयन का वाष्प दाब हो गया, ये नीचे आ गया, वाष्प दाब नीचे आ गया, जिससे इसे गर्म फिर पुनः गर्म करेंगे। और गर्म करते करते जब एक वायुमंडल पर पहुँचेंगे तो फिर से ये जैसे ही वायुमंडल के दाब के बराबर होगा फिर से ये वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले से ज़्यादा ताप देना पड़ा। देखिए, विलयन को वाष्पित करने के लिए शुद्ध विलायक की तुलना में ज़्यादा ताप देना पड़ रहा है, तो इसका जो क्वथनांक होगा विलयन का वो बढ़ जाएगा। इन्हीं दोनों का अंतर ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, जिसको हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। स्टूडेंट समझ में आया होगा कि शुद्ध जो है क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। चाहे तो इस फार्मूले से परिभाषा याद रख सकते हैं, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक का उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का उन्नयन का कारण क्या है, तो देखिए कारण क्या होता है इसका कारण है कि जब हम अवाष्पशील विलेय कारण तो देखिए कारण क्या है, जब हम अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है, और वाष्प दाब में अवनमन होने से क्वथनांक का उन्नयन हो जाता है। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे क्वथनांक का उन्नयन हो जाता है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि प्रारंभ में शुद्ध विलायक था जिसका वाष्प दाब P0 था, लेकिन जैसे ही अवाष्पशील विलेय घोला गया तो वाष्प दाब क्या हो गया, नीचे आ गया। इसलिए इसको फिर से एक वायुमंडल तक करने के लिए, दोनों ग्राफ में देखिए, एक वायुमंडल तक करने के लिए पहले से ज़्यादा ताप देना पड़ रहा है, क्योंकि वाष्प दाब यहाँ पर भी दिखाया गया वाष्प दाब नीचे आ गया है विलयन बनने पर, और यहाँ पर भी दिखाया गया कि वाष्प दाब नीचे आ गया। तो वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, और वाष्प दाब में कमी होने से ही क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो ये अगर पूछा जाए कि क्वथनांक का उन्नयन का कारण क्या है, तो हम बता सकते हैं कि जब अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है, और वाष्प दाब में कमी होने से क्वथनांक का उन्नयन हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला क्या है। देखिए, क्वथनांक का उन्नयन व मोललता में संबंध। क्वथनांक का उन्नयन व मोललता में संबंध। स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया कि यदि हम
शुद्ध विलायक में, जैसे ये शुद्ध विलायक है तो ये वाष्प बना रहा है, ये वाष्प बन रही है, और जैसे ही इसमें क्या किया गया, एक अवाष्पशील विलेय को घोला गया। ये क्या घोला गया? शुद्ध विलायक है और इसमें एक अवाष्पशील विलेय ग्लूकोज को घोल दिया गया। ग्लूकोज को घोल दिया गया तो ग्लूकोज को जैसे घोला जाएगा वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये प्रयोगों द्वारा देखा गया कि क्वथनांक का उन्नयन उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा यहाँ पर ग्लूकोज का मोलर कंसंट्रेशन, मोलल सांद्रता या मोललता होगी। किसी शुद्ध विलायक में जैसे जैसे हम अवाष्पशील विलेय की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय की मात्रा को बढ़ाएंगे, वैसे से मोलल सांद्रता या मोललता बढ़ती जाएगी, और जैसे से मोललता बढ़ती जाएगी वाष्प दाब में कमी होती जाएगी। वाष्प दाब में कमी होगी तो पीछे अभी पढ़ के आए हैं कारण में, क्वथनांक का उन्नयन वैसे वैसे होता जाएगा। तो देखा गया है कि क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी बी समानुपाती होती है मोललता, जिसको हम m0 से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि m से अणुभार भी कहते हैं विलेय का जो है, इसलिए हम m0 से यहाँ पर लिखेंगे जो है। तो समझ में आया होगा कि डेल्टा टी बी क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती क्यों है, क्योंकि शुद्ध विलायक में जब हम अवाष्पशील विलेय को घोलेंगे तो वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगा, जो सांद्रता का प्रकार होगा, उसे मोलल सांद्रता या मोललता कहते हैं। जब हम शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो जो सांद्रता का जो प्रकार होगा उसे हम मोलल सांद्रता या मोललता के नाम से जानते हैं। तो जैसे जैसे अवाष्पशील पदार्थ की मोललता बढ़ती जाएगी, क्वथनांक उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि वाष्प दाब घटता जाएगा। तो डेल्टा टी बी समानुपाती m0 हो गया। अगर हम समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक के बी आ जाएगा, के बी इंटू m0, वेयर के बी इक्वल टू विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है, जिसे हम Kb से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि मोललता का फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, इक्वल टू होता है स्मॉल n मीन्स विलेय के मोलों की संख्या अपान कैपिटल W होता है विलायक का भार इंटू 1000, क्योंकि विलायक का जो भार होगा यहाँ पर ग्राम में होगा, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम। तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल n इंटू 1000 अपान कैपिटल W। इस फार्मूले की सहायता से हम मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं यदि हमें डेल्टा टी बी एन और डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड है। अब हम इसके आधार पर मोलल उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला न्यूमेरिकल लगाने के लिए फार्मूला तथा इसकी डिफिनीशन या परिभाषा स्टडी करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोलल उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला। तो देखिए मोलल स्थिरांक का फार्मूला कैसे बनेगा। क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल n इंटू 1000 अपान कैपिटल W, जो कि ग्राम में होना चाहिए। अब लिखेंगे अतः मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी इक्वल टू आएगा डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W अपान स्मॉल n इंटू 1000। यदि
कैपिटल डब्लू की जो वैल्यू है वो 1000 ग्राम, वो 1000 ग्राम क्या है, विलायक है। एन क्या है, अवाष्पशील विलेय है जिसकी मात्रा है 1 मोल। 1 मोल अवाष्पशील व विद्युत अन अपघट्य युक्त विलेय पदार्थ है, विलेय है। देन जब n की वैल्यू 1 हो गई, कैपिटल W की वैल्यू 1000 हो गई, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, तो KB की जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा TB के इक्वल आ जाएगी। अब इसके आधार पर मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा निकलेगी। 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील व विद्युत अनपघट्य युक्त विलेय का 1 मोल घोलने पर, अवाष्पशील व विद्युत अनपघट्य युक्त विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक KB कहते हैं। लिख सकते हैं परिभाषा, 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील व विद्युत अन अपघट्य विलेय, विद्युत अनपघट्य विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, उन्नयन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक KB कहते हैं, KB कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा कि मोलल स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी। अब हम लोग जो मोलल स्थिरांक पढ़ा है इसके आधार पर हम अवाष्पशील जो विलेय अगर अज्ञात है, जैसे यहाँ पर ज्ञात विलेय है, अगर आप हमारे पास जो विलेय हो अज्ञात हो तो उसके अणुभार की गणना भी की जा सकती है। इस फॉर्मूले के सहायता से हम अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। चूँकि हमें ज्ञात है कि जो मोल्स होते हैं अवाष्पशील विलेय के मोल n इक्वल टू होगा स्मॉल w अपान स्मॉल m। स्मॉल w होगा विलेय का भार, और स्मॉल m होगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। इस प्रकार से तो वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पर तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू स्मॉल w अपान m नीचे आ जाएगा इंटू 1000 इंटू कैपिटल W। अब अगर हमें m निकालना है, विलेय का अणुभार अगर ज्ञात करना है तो विलेय का अणुभार m इक्वल टू आ जाएगा KB इंटू W इंटू 1000 अपान डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। तो इस फार्मूले की सहायता से यदि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय, अज्ञात अवाष्पशील विलेय घोला गया है तो उसके अणुभार की गणना हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया अणुसंख्यक गुणधर्म की दूसरा गुणधर्म जो था क्वथनांक का उन्नयन। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमांक के अवनमन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।